भी कई सिस्टम एक्टिव हैं, जिसका असर पूरे प्रदेश में हो रहा है। इस बीच सूबे के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे के अंदर खतरनाक बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री के 1 महीने में ही सीजन की कुल औसत की 42% बारिश हो चुकी है। प्रदेश के 14 जिले ऐसे हैं जहां 50% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। इंदौर, बुरहानपुर और सिवनी में तो यह आंकड़ा 65% तक पहुंच चुका है। दूसरी ओर सतना, रीवा में 22% तक की बारिश हुई है। रीवा संभाग के किसी भी जिले में बारिश का आंकड़ा 26% से ज्यादा नहीं है। हालांकि मानसून सीजन को अभी करीब 2 महीने से ज्यादा बचे हैं। 1 जून से अब तक प्रदेश में 14% ज्यादा बारिश हो चुकी है। इसमें पूर्वी मध्य प्रदेश में एवरेज से 3% ज्यादा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में एवरेज 25% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इस साल पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश का दौर कम चल रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बैतूल, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, रतलाम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, तो वहीं बालाघाट, सीहोर, इंदौर, उज्जैन, विदिशा, रायसेन, भोपाल, नर्मदापुरम के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है। उज्जैन की बात करें तो क्षिप्रा का रौद्र रूप नजर आता है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों से समझ आ जाएगा कि शहर के क्या हालात हैं। नदी के घाट पर बने मंदिर आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। नजर आ रहा है तो सिर्फ गुंबद। आसपास की सड़कें भी तालाब बन गई हैं। यहाँ पर लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत से कम नहीं है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। बुरहानपुर में पिछले 24 घंटों से आसमान से आफत बरस रही है। कोपना, जसौंदी, नेपानगर से दर्जनों गांव में पानी घुस आया है। 400 से ज्यादा मकान लबालब पानी में डूबे हैं। जसौंदी में हालात ऐसे हैं कि तालाब ओवरफ्लो हो गया है। गांव में बाढ़ के हालात हैं। बुरहानपुर शहर से 50 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट गया है। लगातार बारिश की वजह से ताप्ती नदी समेत अन्य नदी नाले उफान पर हैं। हरदा में भी ऐसे कुछ हालात हैं जहां बारिश के पानी में 20 से ज्यादा मवेशी बह गए हैं। ये मवेशी नाले की झाड़ियों में फंस गए और उनकी मौत हो गई। करीब 2 दर्जन के आसपास मवेशियों की मौत हो गई है। अमूमन प्रदेश के कई जिलों में यही हालात हैं। कहीं कहीं लोग अपनी जान को मुसीबत में डाल रहे हैं और ऐसे में जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि पानी वाले रपटों और ओवरफ्लो हो रही नदियों को पार करने में सावधानी रखें। न्यूज़ 18 भी आपसे लगातार यही अपील कर रहा है कि अपनी जान मुसीबत में नहीं डालें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अब पर्यटक चीतों को नहीं देख पाएंगे। लगातार हो रही चीतों की मौत के बाद इनकी सेहत की जांच के लिए खुले जंगल से पकड़कर बड़े बाड़े में शिफ्ट किया गया है। इनको बीते 4 महीनों में 8 चीतों की मौत के बाद सभी चीतों का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में लगातार हो रही चीतों की मौत से न सिर्फ कूनो पार्क की बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। अब बड़ा कदम उठाया गया है और खुले जंगल में घूम रहे सभी चीतों को ट्रैंकुलाइज कर एक के बाद एक बड़े बाड़े में शिफ्ट किया जा रहा है। अब तक 11 चीते बड़े बाड़े में लाए जा चुके हैं। नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका के विशेषज्ञ और वन विभाग की टीम इनका मेडिकल चेकअप कर रही है। 6 चीतों की रेडियो कॉलर आईडी भी हटा दी गई है। शनिवार को पावक नाम के चीते को बड़े बाड़े में लाया गया। शुरुआती जांच में उसे पूरी तरह स्वस्थ पाया गया, लेकिन अभी उसे बड़े बाड़े में ही रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में 6 नर और 5 मादा सहित कुल 11 चीते हैं। बाकी 4 चीते खुले जंगल में हैं। एक शावक को अलग रखा गया है। इनका भी एक एक कर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। तीन चीतों की गर्दन में घाव और इन्फेक्शन हो गया है। कूनो प्रबंधन ने आशंका जाहिर की है कि इस इन्फेक्शन की वजह रेडियो कॉलर आईडी हो सकती है। इसी के चलते अब 6 चीतों की कॉलर आईडी को निकाल दिया गया है। बचे हुए चीतों की भी कॉलर आईडी निकालने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल कूनो नेशनल पार्क से कुछ चीतों को राजस्थान शिफ्ट किए जाने की कोई प्लानिंग नहीं है।
साउथ अफ्रीका की एक स्टडी में 293 चीतों की मौत को डॉक्यूमेंट किया गया है। इनमें चीतों की मौत की दर बताई गई है। शिविर में रखने की वजह से 6.5% चीतों की मौत, रिलोकेशन में 7.5% चीतों की मौत और ट्रैकिंग डिवाइस की वजह से 0.7% चीतों की मौत। कूनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से 8 और साउथ अफ्रीका से कुल 20 चीतों को लाकर यहां बसाया गया था। बीस वयस्क चीतों में से अभी तक 5 चीतों की मौत हो चुकी है। यही वजह है कि अब मानसूनी सीजन में चीतों को प्रतिकूल हालात से बचाने के लिए वापस बाड़े में शिफ्ट किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 कूनो। कांग्रेस ने ओबीसी वोट बैंक साधने के लिए जोर लगाया है, तो बीजेपी की नजर दलित वोटों पर भी है। सागर के नदियावली में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास मंदिर का निर्माण बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। एमपी में बीजेपी और कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। ओबीसी के बड़े वोट बैंक के साथ साथ दोनों ही पार्टियां मध्य प्रदेश की 17% वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती हैं। सूबे का 17% एससी वोट बैंक चुनावों में निर्णायक फैक्टर माना जाता है। ऐसे में एससी वोट सत्ता की राह आसान कर सकता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी इस वर्ग ने अहम रोल निभाया था। सियासी दल इस फैक्टर को बखूबी समझते हैं। सागर के नरियावली में करोड़ों की लागत से संत रविदास मंदिर का निर्माण बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हम आपको बता रहे हैं, ये वो रथ है जो कि अलग अलग जिलों में होते हुए सागर पहुंचेंगे। ये श्री रविदास की जो संत शिरोमणि थे उनकी चरण पादुकाएं हैं, इनका स्वागत होगा। इन चरण पादुकाओं की पूजा होगी। श्री संत रविदास को याद किया जाएगा। ये वो कलश है जहां पर अलग अलग नदियों का जल संग्रहित किया जाएगा और ये जल और ये चरण पादुकाएं अपने रथों के साथ सीधे सागर पहुंचेगी और सागर में श्री संत रविदास का 100 करोड़ का एक मंदिर बनाया जाएगा। तो ये सारी तैयारियां कहीं ना कहीं भाजपा के मिशन 2023 से जोड़कर भी देखी जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक। रविदास मंदिर निर्माण के लिए 18 दिवसीय रथ यात्रा भी निकाली है। ये रथ यात्रा 187 विधानसभा इलाकों से होकर गुजरेगी। भोपाल के बरखेड़ा में संत रविदास मंदिर से बीजेपी ने 5 रथों को रवाना किया है। ये रथ 55,000 गांवों तक पहुंचेंगे, नदियों का पवित्र जल और मिट्टी एकत्रित करेंगे। आखिर में मंदिर निर्माण स्थल तक पहुंचेंगे। जाहिर है इस रथ यात्रा से बीजेपी को 17% दलित वोटर्स को साधने का एक और बड़ा मौका मिलेगा। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसे वोट बैंक की राजनीति नहीं मानते। उनका कहना है कि बीजेपी संतों का सम्मान करती है। आज मुझे गर्व है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मंदिर निर्माण की 100 करोड़ के मंदिर के निर्माण की संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के लिए की थी, वो आज कार्य रूप लेते हुए यात्रा निकल करके 55,000 गांव से 55,000 गांव से गांव की मिट्टी लेकर के 350 नदियों का जल लेकर के संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के उस पावन भूमि पर ये यात्राएं पहुंचेंगी और 12 अगस्त को इनका समापन होगा। वैसे तो मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों में 84 सीटें आदिवासी और दलित वर्ग के लिए आरक्षित हैं, लेकिन इन 84 सीटों पर जिसने कब्जा जमाया उसी का राज मध्य प्रदेश में रहा है। एमपी में एससी की 35 और एसटी की 47 सीटें हैं। इन सीटों के अलावा दलित और आदिवासी वोट बैंक दूसरी सीटों पर भी अपना प्रभाव डालता है। इसी वजह से चुनावी साल में संत रविदास का भव्य मंदिर और अध्ययन केंद्र बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो वहीं मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले एक बार फिर सियासी दलों का ओबीसी वोट बैंक पर फोकस बढ़ गया है।
पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ऐलान किया कि कांग्रेस की सरकार आई तो सूबे में जातिगत जनगणना करवाएगी। कमलनाथ ने दावा किया है कि सूबे में 55% ओबीसी आबादी है, लेकिन बीजेपी सरकार पोल खुलने की डर से जातिगत जनगणना से भागती है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर ओबीसी से छल करने का आरोप लगा दिया। निकाय चुनावों के बाद अब विधानसभा चुनाव में भी ओबीसी वोट बैंक का सवाल एक बार फिर सियासी दलों के सामने खड़ा है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जाति जनगणना को मुद्दा बनाने की तैयारी में है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इसे ही मुद्दा बनाकर बीजेपी के ओबीसी बैंक में सेंध लगाई थी। मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल से ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का हिमायती बनकर कांग्रेस बीजेपी में श्रेय की राजनीति लगातार जारी है। इसकी वजह है कि प्रदेश में आधी आबादी ओबीसी वर्ग की ही है। हालांकि अब कमलनाथ ने दावा किया है कि सूबे में आधी से ज्यादा आबादी ओबीसी है। भोपाल में पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में कमलनाथ ने दावा किया था कि सूबे में 55% ओबीसी आबादी है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि कांग्रेस की सरकार बनी तो जाति जनगणना करवाई जाएगी। पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश में 55% है और ये जाति मतगणना से घबराते क्यों? ये तो उन्होंने साफ कहना चाहिए, ये तो न्याय है। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो। जाति मतगणना ये नहीं कराते क्योंकि ये पोल खुल जाएगी 55%। इसीलिए ये कभी जाति मतगणना नहीं कराएंगे। पर याद रखिएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम कराएंगे, हम आवश्यक कराएंगे, क्योंकि सबको जानकारी हो, पूरे प्रदेश में सबको जानकारी हो, किसी समाज की हो। उधर बीजेपी भी ओबीसी वोट बैंक को लेकर सतर्क है। निकाय चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण को लेकर दोनों दलों के बीच खूब आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। एक बार फिर ओबीसी की सियासत तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर ओबीसी से छल करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की रोज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो हर समाज वर्ग को छलने का काम करते आए हैं। ओबीसी वर्ग के साथ क्या किया, ये ओबीसी वर्ग बड़ी गहराई के साथ जानता है। किस प्रकार से झूठ और उन्होंने छल किया था, किस प्रकार से ओबीसी वर्ग को अंधेरे में रख करके उनके वकील ने क्या किया था, ये भी बहुत जनता और ओबीसी वर्ग बड़ी गहराई के साथ जानता है। इसलिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उधर ओबीसी संगठनों की निगाहें भी सियासी दलों पर टिकी हैं। ओबीसी समाज के प्रतिनिधियों ने कमलनाथ से 115 सीटों पर ओबीसी प्रत्याशी उतारने की मांग की है। यानी सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, ओबीसी वोट बैंक चाहिए तो विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के दौरान भी चुनौतियों का सामना करना होगा। सवाल है कि ओबीसी वर्ग का साथ किसको मिलेगा। इस सवाल का साफ जवाब तो चुनावी नतीजे ही देंगे, लेकिन एमपी विधानसभा चुनाव में ओबीसी आरक्षण बड़ा मुद्दा होगा। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र की रिपोर्ट। पाकिस्तान की सीमा हैदर और हिंदुस्तान के सचिन मीणा की कहानी में नेपाल एक अहम चैप्टर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू ही वो ठिकाना है जहां पर पहली बार सीमा हैदर और सचिन मीणा की मुलाकात हुई थी। नेपाल में मिलने से लेकर पशुपतिनाथ मंदिर में शादी तक सीमा और सचिन मीणा की अपनी कहानी है। तो चलिए करते हैं उस कहानी की पड़ताल। सीमा हैदर और सचिन मीणा की कहानी में नेपाल एक अहम चैप्टर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू ही वो ठिकाना है जहां पर पहली बार सीमा हैदर और सचिन मीणा की मुलाकात हुई थी। अब नेपाल में मिलने से लेकर पशुपतिनाथ मंदिर में शादी तक की सीमा और सचिन मीणा की अपनी कहानी है। लेकिन उस कहानी की पड़ताल में न्यूज़ 18 इंडिया के सामने कुछ अलग ही दावे सामने आए। जैसे नेपाल में वो होटल जिसमें सचिन और सीमा रुके थे। होटल मालिक के मुताबिक सचिन ने अपना नाम शिवांक बताया था। में आए थे मैडम,
सॉरी मार्च में। वो लोग सुबह शाम को निकलते थे मैडम, दिन भर रूम में रहते थे और सुबह और शाम को थोड़ा वो लोग बाहर निकलते थे। तो ज्यादा से ज्यादा वो लोग बाहर ही खा के आते थे खाना पीना सब। सचिन ने फेक नाम दिया था हमको। उनको जब हमने न्यूज में दिखा तो उनका नाम सचिन है, हम भी थोड़ा शॉक हो गए। और उनका नाम जो हम लोग ने एंट्री किया था यहाँ पर वो डेट में, यहाँ पर और कुछ नाम, जैसे पहले दिन सचिन आया था, सचिन ने एंट्री करवाया, तो दूसरे दिन फिर वो आया था उनकी जो सीमा है, सीमा दूसरे दिन आई थी। तो पशुपतिनाथ मंदिर में शायद हुई थी, और हमको भी उतना आइडिया नहीं है। मैंने जो वीडियो दिखा था जो उन्होंने सिंदूर डाले थे, वो सिंदूर यहाँ जो हमारा ये रूम का था मैडम। नेपाल के काठमांडू में ये न्यू विनायक होटल है जहां सीमा और सचिन रुके थे। होटल मालिक की सभी बातों से सचिन और सीमा का बयान मेल खाता है, लेकिन सचिन इस बात से इनकार करते हैं कि उन्होंने फेक नाम का इस्तेमाल किया था। सीमा हैदर और सचिन का दावा था कि उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की, लेकिन न्यूज 18 ने जब पड़ताल की तो पता चला कि पशुपतिनाथ मंदिर के रजिस्टर में सीमा और सचिन नाम की कोई एंट्री ही नहीं थी। 10 मार्च से 17 मार्च के बीच का रिकॉर्ड हम जो मांग रहे थे, क्योंकि उसी दौरान पाकिस्तान से सीमा यहाँ आई थी नेपाल में और सचिन भारत से नेपाल में आया था। उन्होंने कहा था कि हम 10 से 17 मार्च यहाँ रहे, तो उसके बीच में ही उन्होंने शादी पशुपतिनाथ मंदिर में करी थी। अगर वो करी थी तो इस पे होना चाहिए था। इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हमें कभी लग रहा है इधर शादी नहीं किया है। हमारी पड़ताल में तो सीमा और सचिन का दावा सही साबित नहीं हुआ, लेकिन सचिन और सीमा ने अपनी शादी की तस्वीरें जारी की। ये तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट हैं और इसमें दिख रहा है कि दोनों ने माला पहनी है। सीमा सचिन का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए दिख रही है और बच्चों के साथ एक परिवार की तरह फोटो खिंचाई गई। सचिन और सीमा के दावे पर जब सवाल उठाया गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने शादी पशुपतिनाथ मंदिर में ही की, लेकिन रजिस्टर में एंट्री नहीं की थी। पशुपतिनाथ मंदिर में आप लोगों ने शादी की, ये आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी वहाँ पर पहुंचे, वहाँ के तो पुजारी कह रहे हैं कि हमारे पास सचिन और सीमा नाम का कोई आया ही नहीं है, ना तो रजिस्टर में लिखा हुआ है। रजिस्टर हुआ ही नहीं, हमारी शादी रजिस्टर होती तो या हम इतना भागदौड़ करते। तो वहाँ शादी की कैसे? आप लोगों ने गले में माला डाली हुई फोटो भी दिखाई है, बातें भी कही है, फिर शादी की कैसे जब रजिस्टर में लिखी नहीं गई है तमाम चीजें? तो वही तो मसला हो गया, रजिस्टर में नहीं है। इन्होंने मेरी मांग भरी, मंगलसूत्र पहना है जैसे होती है, पर पता नहीं क्यों वो ना हो पाई, क्योंकि हम 2 ही थे और हमें इतनी मालूमात नहीं थी, ये भी इनको भी नहीं थे, मुझे तो बिल्कुल थी। शादी का सच क्या है कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब सीमा पहली बार नेपाल पहुंची थी तब वो अपने बच्चों को पाकिस्तान में छोड़कर आई थी। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सीमा ने अपने 4 बच्चों को 7 दिनों तक पाकिस्तान में कैसे अकेला छोड़ दिया। सीमा बार बार यही दलील दे रही है कि उन्हें पाकिस्तान में मार दिया जाएगा। पाकिस्तान में उनकी और उनके बच्चों की जान खतरे में है और इसीलिए वो हिंदुस्तान की सरकार से अपील कर रही हैं कि उन्हें यहीं रहने दिया जाए, उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजा जाए, क्योंकि भारत ही वो जगह है जहां उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। कहते हैं कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो कुछ अलग कर गुजरते हैं। ऐसी ही मिसाल है गुजरात के कच्छ की रहने वाली राजीबेन वणकर, जिन्होंने अपनी कला से न केवल कचरे का सदुपयोग कर दिखाया बल्कि अपना ब्रांड खड़ा करते हुए दूसरों को रोजगार भी दिया। संघर्ष से कामयाबी की एक कहानी है गुजरात के कच्छ से 35 किलोमीटर दूर कोटाय गांव की रहने वाली राजीबेन वणकर की, जिन्होंने कला को ऐसा रूप दिया कि देखने वाले वाह किए बगैर रह नहीं सके। सूत काटने वाला चरखा तो हम सब ने देखा ही है, जिसे बापू ने गुजरात से निकालकर दुनिया भर में मशहूर कर दिया। लेकिन देखिए इसी चरखे से क्या कमाल कर रही हैं राजीबेन वणकर। वैसे तो कच्छ अपनी कला के लिए पहले से ही मशहूर है, लेकिन कच्छ के कोटाय गांव से निकली ये कला इसे और भी मशहूर कर रही है। देखिए तो जरा।
कुछ समझे, अगर नहीं समझे तो देखिए ये। जी हाँ, ये है वेस्ट, वही पॉलीथीन या कहें प्लास्टिक की थैलियां जिसमें हम और आप बड़ी शान से दुकान से सामान लेकर आते हैं। प्रोडक्ट तो आप और हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वहीं ये थैलियां यहाँ वहां फेंक दी जाती हैं। लेकिन देखिए तो इसी फेंकी हुई पॉलीथीन से हो रहा है कैसे कमाल। पहले प्लास्टिक की थैलियों के बड़े बड़े टुकड़े काटना, फिर इन टुकड़ों को और छोटा करना और फिर उससे धागा बना देना, है ना दिलचस्प भी और हैरान कर देने वाला। लेकिन ये शानदार कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देखिए अब कि कैसे राजीबेन हथकरघा की मदद से पॉलीथीन के धागों को आपस में बुनकर उन्हें नया रूप दे रही हैं। और अब इन्हीं पॉलीथीन के धागों से बने इस कपड़े से बनते हैं शानदार प्रोडक्ट्स, पर्स, वॉलेट, ट्रे, हैंडबैग, पेन स्टैंड, जमीन पर बैठने के लिए आसन और भी ना जाने क्या क्या। पूरी की पूरी 50 वैरायटी है प्रोडक्ट्स की, जिसमें रोजाना इस्तेमाल करने वाले सामान से लेकर सजावटी सामान सब कुछ शुमार है। તો એ બહેનોએ અમે વિચારે, હું એક સંસ્થામાં જ્યારે કામ કરતી હતી ત્યારે મેં જોયું હતું ખમીર સંસ્થામાં કે વેસ્ટ પ્લાસ્ટિકનું પણ વીવિંગ થાય છે, તો અમને વીવિંગ કામ આવડતું, ત્યારે અમે બહેનો બધા વિચાર્યો કે વણાટ કામ તો અમને આવડે જ છે, તો કેમ નહીં આપણે આવું કાંઈ કામ કરીએ કે વણાટ કામ તો થતું હોય, સાથે સાથે આપણે પર્યાવરણને બચાવવું અને એવા બહેનોને રોજગાર આપવું કે જે બહેનોને ખાસ જરૂર છે। તો એટલા માટે અમે લગભગ 2018માં અમે વેસ્ટ પ્લાસ્ટિક વીવિંગનું કામ શરૂઆત કરી। राजीबेन अपने उत्पादों की प्रदर्शनी मुंबई और बेंगलुरु में भी लगा चुकी हैं और आज उनके बनाए उत्पादों की हर जगह तारीफ भी हो रही है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का उनका सफर आसान नहीं रहा। फिलहाल राजीबेन के साथ यहाँ 60 महिलाएं हैं, जिनमें से 50 महिलाएं गांव से पॉलीथीन इकट्ठा करती हैं, उसे धोती हैं, काटती हैं और अवध नगर प्लास्टिक बुनाई केंद्र पर पहुंचाती हैं, जबकि बाकी बहनें 13 करघों पर बुनाई करके कपड़ा बनाने का काम करती हैं, जिनसे बनते हैं शानदार प्रोडक्ट। राजीबेन बताती हैं कि उनके पति की मौत के बाद 3 बच्चों को पालने के लिए उन्होंने मजदूरी तक की, लेकिन कुछ वक्त बाद एक संस्थान में बुनाई का काम करना उन्होंने सीखा। यहाँ फ्रांसीसी डिजाइनर से उन्होंने ये काम सीखा और फिर उनके सपनों को पंख लग गए। उन्होंने कच्छ के हर गांव के पाडर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए गांव-गांव की महिलाओं को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। राजीबेन भले ही वेस्ट पॉलीथीन से अपना उद्यम चला रही हैं, लेकिन वे लोगों से एक अपील भी करती हैं। તો એક દિવસમાં રોજની હું કહું તો રોજ ઓછામાં ઓછી 4 થી 5 કિલો પ્લાસ્ટિક અમારી પાસે આવે છે અને એનાથી પ્રદૂષણને કેટલું બચાવવું થાય છે। એક તો પહેલાં તો ગાય જે થાય છે, જે મૃત્યુ પામે છે, એને અમે કેવી રીતના મૃત્યુ ઓછું થાય એનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ। પછી જેના લીધે પર્યાવરણને નુકસાન થાય છે, પાણીને જમીનમાં ઉતરવા નથી દેતી આ પ્લાસ્ટિક, જ્યારે વરસાદમાં દબાઈ જાય તો એ પાણી પણ અત્યારે અમારી જે આસપાસની જગ્યાએ છે એને પણ અમે સ્વચ્છતા બનાવીએ છીએ અને હવે વિચાર છે કે બારે પણ આજુબાજુમાં પણ કેવી રીતના આપણે વધારે એને શું કહેવાય કે પર્યાવરણને કેવી રીતના બચાવીએ, એ અમારું પ્રયત્ન ચાલુ છે। आज राजीबेन अपनी इस कोशिश से न सिर्फ वेस्ट को बेस्ट बनाकर उसे दोबारा लोगों के उपयोग में ला रही हैं, बल्कि पर्यावरण की रक्षा करने के साथ ही कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर एक सफल उद्यमी भी बन चुकी हैं। कच्छ से न्यूज़ 18 के लिए मेहुल सोलंकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।